इस वीडियो में मैं उस चौंकाने वाले आंत स्वास्थ्य सुपरफूड के बारे में चर्चा करूंगा जो प्राकृतिक रूप से आईबीएस में मदद करता है। आपको यह वीडियो जरूर अंत तक देखना चाहिए। नमस्ते सभी को, मैं डॉक्टर चानो दासरी हूं। मैं अपने क्लाइंट्स को माइंड इम्यूनिटी मेथड का उपयोग करके उनकी इम्यून इन्फ्लेमेशन और पाचन संबंधी समस्याओं को हल करने में मदद करता हूं। इस क्लिनिकल अप्रोच ने हजारों मरीजों को केवल 6 हफ्तों में उनके लक्षणों से छुटकारा दिलाने में मदद की है, वो भी बिना किसी जटिल या महंगे इलाज के। अगर आप आईबीएस के लिए स्थायी समाधान ढूंढने और जल्दी परिणाम पाने के लिए गंभीर हैं, तो नीचे दिए गए लिंक को जरूर देखें। आप एक ऐसे पेज पर जाएंगे जहां आपको अपना ईमेल डालना है ताकि आपको एक फ्री ट्रेनिंग मिल सके, जिसमें मैं आपको वे प्रोटोकॉल समझाऊंगा जिन्होंने मेरे क्लाइंट्स को इरिटेबल बाउल की समस्या में 6 हफ्तों के भीतर स्वास्थ्य हासिल करने में मदद की है। सारी जानकारी वहीं मिलेगी, जिसमें फ्री गाइड्स और मददगार केस स्टडीज शामिल हैं। मैं आपको सुपरफूड्स का विज्ञान और आंत को ठीक करने में उनकी असरदारता बताऊंगा। इसके अलावा मैं आपको कुछ बहुत उपयोगी टिप्स भी दूंगा कि इसे अपनी डाइट में कैसे शामिल करना शुरू करें और इरिटेबल बाउल इन्फ्लेमेशन को दूर करने के लिए अपनी योजना कैसे बनाएं। अब इससे आगे बढ़ने से पहले लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि आप हमेशा अपडेट रहें। यह वीडियो उन सभी लोगों के लिए जरूर देखने लायक है जो आईबीएस के लक्षणों को हमेशा के लिए ठीक करना चाहते हैं, और इसमें ऐसी जानकारी है जो शायद आपको कहीं और नहीं मिलेगी। अब थोड़ा सा बैकग्राउंड। सबसे बड़ी गलती जो मैं लोगों में देखता हूं वह यह है कि वे सोचते हैं कि सारी खाने की चीजें एक जैसी होती हैं और वे जो चाहे खा सकते हैं और उम्मीद करते हैं कि उनकी आईबीएस की सूजन अपने आप ठीक हो जाएगी। हालांकि हर कोई अलग हो सकता है, लेकिन सच्चाई यह है कि कुछ महत्वपूर्ण तरीके हैं जिनसे आप अपनी सूजन को खुद कम कर सकते हैं, जो पूरी तरह आपके नियंत्रण में है और ये इरिटेबल बाउल के लक्षणों पर बहुत असर डालते हैं। एक तरीका, और सबसे अच्छा तरीका, है अपनी आंतों की सेहत को सुधारना। यही मैं अपनी क्लिनिक में सिखाता हूँ, और जो सामग्री आप अभी देखने वाले हैं वह मेरी माइंड इम्यूनिटी अकादमी से सीधे ली गई है, जहां आप जैसे लोग हमेशा के लिए अपने आईबीएस के लक्षणों को हराना सीखते हैं, भले ही डायग्नोसिस स्पष्ट न हो। याद रखें कि आंत में 1 ट्रिलियन से भी ज्यादा इम्यून कोशिकाएं होती हैं। यह ट्रिलियन है टी के साथ। तो कुछ स्थितियां जो इम्यून सूजन के कारण होती हैं, उनका आंतों की सेहत से गहरा संबंध होता है। अब आंतों की सेहत के विषय को समझने के लिए कुछ उपयोगी अवधारणाएं हैं जिन्हें मैं इस वीडियो में आपके साथ साझा करूंगा। अब मैं आपको एक अवधारणा से परिचित कराना चाहता हूं, जिसे आंतों के पारगमन समय, इंटेस्टाइनल ट्रांजिट टाइम, कहा जाता है। यह वह समय है जो भोजन को जीआई ट्रैक्ट से गुजरने में लगता है। आमतौर पर भोजन छोटी आंत से 4 से 6 घंटे में और बड़ी आंत से लगभग 12 घंटे में गुजरता है। लेकिन मान लीजिए कि आपको कब्ज है और आपके पेट में बैक्टीरिया की अधिकता है, तो कभी कभी इसमें कई दिन या 1 हफ्ते तक भी लग सकते हैं। लिंगरिंग फूड्स एक शब्द है जिसे मैंने बनाया है, जो ऐसे किसी भी भोजन का वर्णन करता है जो आंतों में बहुत देर तक रुका रहता है। इस सूची में मांस, चीज, शक्कर और आटे या ब्रेड जैसे साधारण कार्ब्स शामिल हैं। अब सवाल है, कितना समय बहुत ज्यादा है? तो 12 घंटे से ज्यादा कुछ भी, यानी आपको दिन में कई बार मल त्याग करने का प्रयास करना चाहिए। दिन में 2 से 4 बार मल त्याग करना आदर्श और दुनिया भर में सामान्य है, और हमारे अपने मानव इतिहास में भी। जब हम भोजन के लिए खोजबीन करते थे, हमारे पूर्वज दिन में 2 से 4 बार जाते थे। आजकल विकासशील देशों में हमें दिन में 1 बार भी जाने को मिल जाए तो खुद को भाग्यशाली समझते हैं। मेरे कुछ क्लाइंट्स जिन्हें बैक्टीरियल ओवरग्रोथ, आईबीएस और कब्ज की समस्या है, वे कभी कभी हफ्ते में सिर्फ 2 बार ही जा पाते हैं। इन सभी लोगों को सूजन, थकान, तनाव जैसी समस्याएं होती है, और यह काफी गंभीर है। तो ये खाद्य पदार्थ पेट में क्यों टिके रहते हैं? याद रखिए, मैंने कहा था इस सूची में मांस, डेयरी, प्रोसेस्ड अनाज और चीनी शामिल है। यह सीधा इन खाद्य पदार्थों में फाइबर की मात्रा से जुड़ा है। और जब मैं फाइबर की बात करता हूं, तो ज्यादातर लोग मेटाम्यूसिल या उस गाढ़े पाउडर जैसे पदार्थ के बारे में सोचते हैं जिसे हम पानी में मिलाकर पीते हैं। लेकिन जब मैं फाइबर की बात करता हूं, खासकर अगुलनशीर फाइबर की, तो मेरा मतलब पौधों और सब्जियों में पाए जाने वाले उस चबाने वाले रेशेदार पदार्थ से है। उदाहरण के लिए अजवाइन। जब आप इसे चबाते हैं और चबाते हैं, तो आपके पास ऐसा पदार्थ बच जाता है जिसे आप सच में तोड़ नहीं सकते और आखिरकार आप उसे निगल ही लेते हैं। यही बात ब्रोकली, केल और गाजर के साथ भी होती है। पता चलता है कि यह रेशेदार पदार्थ आंतों में पचता नहीं है,
लेकिन यह दो काम करता है। पहला, यह पानी को अपनी ओर खींचता है, जिससे मलत्याग नरम और आसान हो जाता है। दूसरा, यह आंतों और बड़ी आंत में खराब बैक्टीरिया के बढ़ने को रोकता है। इसी वजह से आप बहुत से लोगों को फाइबर को प्रीबायोटिक कहते हुए सुनते हैं, क्योंकि यह मूल रूप से आपकी आंतों को अच्छे बैक्टीरिया के लिए तैयार करता है। और वैसे प्रीबायोटिक्स में कोई खास या गहरा रहस्य नहीं है, तो मार्केटिंग के झांसे में मत आइए। सारे प्रीबायोटिक्स असल में फाइबर ही होते हैं और आपको अपनी डाइट से इसकी पर्याप्त मात्रा लेनी चाहिए। मुझे लगता है कि फाइबर को बहुत कम आंका गया है और इसे एक आवश्यक पोषक तत्व माना जाना चाहिए, और क्योंकि यह केवल पौधों में पाया जाता है, इसे एक आवश्यक फाइटोन्यूट्रिएंट माना जाता है। तो कुछ उच्च फाइबर वाले खाद्य पदार्थों के उदाहरण क्या हैं? ये रहे उनके उदाहरण। इस सूची में अंकुरित अनाज, माइक्रोग्रीन्स, ब्रोकोली, अजवाइन, गाजर, काले जामुन जैसे ब्लैकबेरी, ब्लूबेरी और एल्डरबेरी, एवोकाडो, बादाम, पेकान और अखरोट, मसूर, बीन्स और मटर, क्विनोआ और शलजम व चुकंदर शामिल हैं। वैसे इन खाद्य पदार्थों को आपके आहार का 75% हिस्सा बनाना चाहिए, ताकि आपको यह सुनिश्चित हो सके कि आप हर दिन पर्याप्त फाइबर ले रहे हैं। तो मैं इस मौके का इस्तेमाल करके थोड़ा और गहराई में जाना चाहता हूं और फाइबर अनुपात की अवधारणा पर चर्चा करना चाहता हूं। मेरे विचार में, अगर आप फाइबर अनुपात की इस अवधारणा को समझ लेते हैं, तो आप लगभग हर एक वजन घटाने वाले डाइट का मूल आधार समझ जाएंगे जो अब तक बनाए गए हैं। मैंने इसे यहाँ इसलिए शामिल किया है क्योंकि यह आपको यह तय करने में मदद करेगा कि आपको किस प्रकार के खाद्य पदार्थों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ताकि आप अपने इच्छित लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। यह फिटनेस और पोषण की दुनिया के लिए भी आपकी आंखें खोल देगा। हमारे पूर्वजों का आहार, जब हम अपना भोजन प्रकृति से इकट्ठा करते थे, उसमें 100 ग्राम फाइबर होता था। अब अगर हमारे आहार में 20 ग्राम फाइबर भी हो तो हम खुद को भाग्यशाली समझते हैं, खासकर जब हम इतने सारे पैकेज और प्रोसेस्ड फूड खाते हैं। और जब मैं फाइबर की बात कर रहा हूं, तो मेरा मतलब उस पाउडर वाले पदार्थ से नहीं है जिसे आप पानी में मिलाकर जल्दी जल्दी पीने की कोशिश करते हैं, बल्कि मैं उस फाइबर की बात कर रहा हूं जिसे आपको चबाना, चबाना और फिर चबाना पड़ता है ताकि आप उसे निगल सकें। इसका एक उदाहरण अजवाइन या पत्ता गोभी हो सकता है। यह क्यों मायने रखता है? हमारी आंतों की प्रणाली तब अच्छी तरह काम करती है जब हर 20 कैलोरी पर 1 ग्राम फाइबर मिलता है, न कि हर 100 कैलोरी पर 1 ग्राम फाइबर। और उस फाइबर के साथ आपको बहुत सारा पानी भी पीना चाहिए, लगभग 1 गैलन रोज, क्योंकि तरल और फाइबर भोजन के अपशिष्ट में बने रहते हैं और जल्दी से शरीर से बाहर निकल जाते हैं। फाइबर का अनुपात बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये मूल रूप से यह तय करते हैं कि आपकी आंतें कितनी अच्छी तरह काम करेंगी और आपके शरीर में कितनी सूजन पैदा होगी। अगर आपके शरीर में सूजन की मात्रा ज्यादा है, तो आपकी बीमारी और बढ़ जाती है। आप बहुत ज्यादा वजन बढ़ा लेते हैं और वह वजन कम होने के बजाय बना रहता है। तो यह सब ध्यान में रखते हुए हमें आदर्श रूप से हर 20 कैलोरी पर 1 ग्राम फाइबर का लक्ष्य रखना चाहिए, और यह ज्यादातर लोगों के लिए बहुत मुश्किल, लगभग असंभव है। मैं खुद भी शायद ही कभी इस लक्ष्य को हासिल कर पाता हूं, तो मैं खुद से बस यही कहता हूं, चलो रोज 40 से 50 ग्राम फाइबर लेने की कोशिश करते हैं। और वैसे अगर आप 2000 कैलोरी वाली डाइट पर हैं, तो इसका मतलब है हर 40 से 50 कैलोरी पर 1 ग्राम फाइबर। एफडीए का मानना है कि रोजाना 28 ग्राम फाइबर काफी है, लेकिन मुझे लगता है कि आपका लक्ष्य 40 से 50 ग्राम होना चाहिए। ध्यान रखें, यह अब भी हमारे पूर्वजों द्वारा खाए जाने वाले फाइबर का आधा ही है। आप कभी भी फाइबर ज्यादा नहीं खा सकते। तो चलिए फिर से शुरू करते हैं। करीब 4 घंटे बाद भोजन के अपशिष्ट को आंतों में मौजूद बैक्टीरिया मेटाबोलाइज करते हैं। जब पहली बार यह मेटाबोलाइज होता है, तो वे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स बनाते हैं। ये प्राइमरी मेटाबोलाइट्स दूसरी बैक्टीरिया की आबादी के लिए भोजन बन जाते हैं, जो फिर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बनाते हैं, और यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। ये बैक्टीरिया जो प्राइमरी मेटाबॉलिज्म करते हैं, ये अच्छे बैक्टीरिया हैं। ये हमारी आंतों को स्वस्थ रखते हैं। दूसरी बैक्टीरिया की आबादी समस्या पैदा करती है, क्योंकि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ही सूजन, वजन बढ़ना, डिप्रेशन और यहां तक कि कैंसर का कारण बनते हैं। और यह बात समझ में आती है। सोचिए, जब आपको सूजन या फूला हुआ महसूस होता है, कोलन आमतौर पर मल को बाहर निकालने से पहले बस उसे जमा और संभाल कर रखता है। वैसे आप इसे खुद भी आजमा सकते हैं। एक तरीका है जिससे आप आंतों के ट्रांजिट टाइम की गणना कर सकते हैं। इसे फॉलो थ्रू स्टडी कहा जाता है। आप कुछ कंट्रास्ट डाई निगलते हैं और फिर रेडियोलॉजिस्ट हर कुछ मिनट में एक्सरे फोटो लेते हैं।
आमतौर पर 4 घंटे के अंत में कंट्रास्ट कोलन तक पहुंच जाता है और फिर आप समय देख सकते हैं कि आपको मलत्याग करने में कितना समय लगता है। अब अगर आप कोई मेडिकल टेस्ट नहीं करवाना चाहते तो इसे घर पर जांचने का आसान तरीका है कि आप 1 या 2 चुकंदर खा लें और देखें कि आपके मल को लाल रंग में बदलने में कितना समय लगता है। अगर यह 12 से 24 घंटे के भीतर हो जाता है तो आमतौर पर सब ठीक है। अगर इसमें 2 दिन या उससे ज्यादा समय लगता है तो शायद आपको परेशानी है और आपको बैक्टीरियल ओवरग्रोथ और सूजन की समस्या हो सकती है। जब आप शुरुआत कर रहे हों तो आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आप अपनी बड़ी आंत से खराब बैक्टीरिया को हटा रही हैं और अगर इसमें दिक्कत हो रही है तो आप मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ले सकते हैं और कुछ दिनों के लिए दिन में 2 से 4 बार तरल मल त्याग करने की कोशिश कर सकते हैं। यह आपको अपनी आंत में अच्छे बैक्टीरिया को फिर से बसाने की प्रक्रिया को तेजी से शुरू करने में मदद करेगा। इसे ऐसे सोचे जैसे आप बगीचे से खरपतवार निकाल रही हैं ताकि अच्छी चीजों के बढ़ने के लिए जगह बन सके। तो यह था आंतों के ट्रांजिट टाइम का विषय और यह बहुत महत्वपूर्ण है यह नियंत्रित करने के लिए कि हमारी आंत में किस प्रकार के बैक्टीरिया रहते हैं। यह सूजन को नियंत्रित करने के लिए भी जरूरी है। आप इस पर असर डाल सकते हैं ढेर सारा फाइबर खाकर और जब कब्ज हो तो मैग्नीशियम सप्लीमेंट लेकर। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। किसे पता था कि फाइबर इतना कुछ कर सकता है? यही वजह है कि फाइबर वाले खाद्य पदार्थ सुपरफूड माने जाते हैं क्योंकि ये कई तरह से मदद करते हैं। आंतों की सूजन कम करते हैं, वही सूजन जो तब होती है जब खाना आंतों में ज्यादा देर तक रुका रहता है और इससे इम्यून सिस्टम की गड़बड़ी शुरू हो जाती है। अब जब आप आंतों के ट्रांजिट टाइम के बारे में जान गए हैं तो मैं जानना चाहता हूं कि आप कौन से ऐसे खाद्य पदार्थ खाना चाहेंगे जिनमें भरपूर फाइबर हो। नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए इसे अपने किसी जानने वाले के साथ जरूर शेयर करें और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम पर और भी उपयोगी टिप्स के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। यह थे डॉक्टर चानो दसारी माइंड कम्युनिटी क्लिनिक से और अगली बार फिर मिलेंगे।